अब मैं हमारे साथ राज्य के प्रथम नागरिक, राज्य के राज्यपाल तथा इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महामहिम श्री कलराज मिश्र जी, जो आज हमारे मुख्य अतिथि हैं, उनसे अनुरोध करूंगी कि वो अपने आशीर्वचन हमें कहें। लेकिन उससे पहले, वैसे हम सब बखूबी माननीय से परिचित हैं, फिर भी परंपरा का पालन करते हुए मैं आप सभी को उनके जीवन परिचय को देना चाहूंगी। विद्यार्थी जीवन से ही विभिन्न तरह के सामाजिक कार्यों से जुड़े रहते हुए आपने 1963 में पूर्ण सार्वजनिक जीवन को अपना लिया और तब से अब तक के कार्यकाल में आपने सरकारी तथा अन्य बहुत सारी जिम्मेवारियों का पूर्ण निष्ठा से निर्वाह किया है, जैसे PWD, मेडिकल एजुकेशन, पर्यटन, सड़क निर्माण, MSME सेक्टर आदि। आपने उत्तराखंड राज्य की स्थापना में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपके प्रयासों तथा मजबूत संगठनात्मक क्षमता ने बहुत सारे सक्षम संगठनों का निर्माण किया है। आप 3 बार राज्यसभा सदस्य रहे, देश में MSME सेक्टर के केंद्रीय मंत्री रहे, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का कार्यभार भी संभालते हुए सितंबर 2019 में राजस्थान राज्य के 44वें राज्यपाल के रूप में जिम्मेवारी को संभाला। आपके द्वारा राज्य में शुरू की गई विभिन्न विकासात्मक परियोजनाएं एक आम आदमी के जीवन को सरल और सुचारू बनाने में मदद कर रही है। आपके कार्य हमेशा समाज की उन्नति की ओर ले जाने के लिए किए गए हैं और शिक्षा की उन्नति के लिए आप हमेशा विशेष प्रयासरत रहे हैं तथा कुलाधिपति के रूप में आपका मार्गदर्शन भी विश्वविद्यालय को समय समय पर मिलता रहता है। आपसे करबद्ध निवेदन है कि अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करें। सभी को नमस्कार। नमस्ते सर। कुलपति श्री A.D. चारण जी, श्री Y.N. सिंह जी, श्रीमती अलका स्वामी जी, अभिभावकगण और छात्र और छात्राएं, तकनीकी शिक्षा और मानव मूल्य विषय पर आयोजित इस वेबिनार में शामिल होकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। कोविड-19 के इस दौर में सब कुछ बदल रहा है। हमें इन परिवर्तनों के अनुरूप कार्य करना होगा। इसके लिए अभी से मानसिक रूप से तैयार होना होगा। ऑनलाइन शिक्षा आवश्यकता बनती जा रही है। कोरोना वैश्विक महामारी के दौर से हमें बहुत कुछ सीखना होगा। यह बीमारी जल्दी समाप्त होने वाली नहीं है और न ही लॉकडाउन इस समस्या का स्थायी समाधान है। अचानक आए वायरस के प्रभाव को रोकने के लिए हाल फिलहाल उठाए गए कदम से हमें राहत तो मिल गई है। अब हमें अनुसंधान करके इसका स्थायी समाधान खोजना होगा। साथ ही जीवन को नए तरीके से जीने के रास्ते भी तलाशने होंगे। अब यदि ऐसी परिस्थितियां बनी रहती हैं तो हमें हमारी युवा पीढ़ी को मानवता से जुड़ी सभी बातों को भी ऑनलाइन ही समझानी होगी। शिक्षा के साथ मानव मूल्यों पर आधारित शिक्षा को युवाओं को पढ़ाना होगा। मुझे स्मरण है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना महामना मालवीय जी ने की। उन्होंने अपने प्रारंभिक उद्देश्य के अंतर्गत इस बात को व्यक्त किया था कि विश्वविद्यालय के आधार स्तंभ के रूप में शिक्षा के अंतर्गत भारतीय संस्कृति, संस्कार और नैतिकता होगी। और इसलिए उस समय धर्म को उन्होंने आवश्यक विषय के रूप में रखा था सभी फैकल्टीज के लिए। और ये धर्म जो आज का कर्मकांडी है, ये नहीं, धर्म का जो वास्तविक परिभाषा है जिसको मनुस्मृति में वर्णन है, क्षमा दमस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। यह लोगों के जीवन में आचरित होना चाहिए। नैतिकता और चरित्र का निर्माण इसके माध्यम से होगा। और इसलिए धर्म के बारे में कहा गया, धारणा सधर्म इत्याहु धर्मो धार्यते प्रजा। अपने नैतिकता युक्त व्यवहार के आधार पर समाज को संचालित करने का प्रयास,
यह महामना ने उस समय लिखा था। और अभी भी अगर आप वार्षिक उनके जो ग्रंथ जो पत्रिका छपती है उसको अगर आप देखें तो पहले ही यही सब आपको देखने को मिलेगा। और इसलिए इसका बड़ा महत्व है विद्यार्थियों के जीवन में। ये तकनीकी शिक्षा और मानव मूल्य केवल तकनीकी शिक्षा तक ही सीमित रही है, सभी के लिए आवश्यक है। और इसलिए नैतिकता, कर्तव्य, ईमानदारी, दया और करुणा में मानव जीवन के मूल्य समाहित हैं। मानव मूल्यों की अवधारणा को प्रत्येक नागरिक को समझना चाहिए। हमारा भविष्य आज के युवा, प्रत्येक युवा को पता होना चाहिए कि दूसरों के साथ कैसे तालमेल बैठाया जाए। समूह या परिवार के लाभ के लिए अपने स्वार्थ और सुखों का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। परिवार में संघर्ष से बचे और सद्भाव से रहे। जीवन यापन की ऐसी योजनाबद्ध पद्धति को सभी लोगों को वास्तव में सभ्य बनाने के लिए सभी संस्थानों में एक समग्र मानव मूल्यों पर आधारित शिक्षा को विकसित किया जाना चाहिए। युवाओं के अध्ययन के क्षेत्र अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मानव मूल्य मानव जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। समग्र मानव मूल्य शिक्षा के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को समझ सकता है, अर्थात उसके शरीर, मन, ज्ञान, चेतना, आनुवंशिक केंद्र और मस्तिष्क जीवन के सभी अनुभवों को संग्रहित कर मानव जीवन को समझ सकता है। मानव जीवन के प्रारंभ यानी युवा जीवन में समृद्धि, खुशी और समाज की शांति के लिए मानव मूल्यों की शिक्षा को दिया जाना आवश्यक है। शिक्षा की इस अनिवार्य प्रणाली की कमी के कारण ही जीवन में गरीबी, अपराध, संघर्ष और विवाद जैसी समस्याओं से सामना करना होता है। मानव मूल्यों पर आधारित शिक्षा से समाज में उत्पीड़न समाप्त होगा और चेतना का विकास हो सकेगा। हम लोग अपने जीवन के उद्देश्य से भटकेंगे नहीं, बल्कि सही दिशा की ओर बढ़ सकेंगे। मानव मूल्य शिक्षा के माध्यम से चरित्र निर्माण का पाठ वैदिक काल से ही भारतीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण रहा है। हमें पता है कि हमारे मानव जीवन के अंदर त्याग का क्या महत्व है। ये प्रारंभिक शिक्षा के माध्यम से ही उसको संस्कार के रूप में लोगों के अंदर डाला जाता है। और संस्कारित व्यक्ति जब आगे बढ़ता है समाज में, तब वो श्लोक याद आता है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्यान जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा कश्चित् धनम। यह एक तरह से उस व्यक्ति के अंदर इस भाव को पैदा करता है कि हम इस उसमें है, जितना भी हम पैदा करेंगे, जितना भी उत्पादन करेंगे, जितना भी ग्रहण करेंगे, उसमें उतना ही हम उपभोग करेंगे जितना हमारे लिए आवश्यक होगा। बाकी का सारा समाज का है। ये त्याग में प्रवृत्ति इस संस्कार के कारण ही शिक्षा के माध्यम से ही उत्पन्न होता है। भारत में अंग्रेजों के आने के बाद भारतीय शिक्षा का उद्देश्य बदल गया था। इस प्रकार उनके लिए शिक्षा का उद्देश्य बहुत सीमित था। विषयों के ज्ञान सहित कुछ कार्यात्मक साक्षरता शुरू की गई थी। केवल 1882 के शिक्षा आयोग में नैतिक शिक्षा की सिफारिश की गई थी। स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद कई आयोगों और समितियों ने चरित्र शिक्षा, धार्मिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा की सिफारिश की। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नैतिक और धार्मिक शिक्षा को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया और इसे मानव मूल्य शिक्षा में शामिल किया गया था। विद्यार्थी आत्म केंद्रित उद्देश्यों के लिए या व्यापक सामाजिक और पर्यावरणीय ज्ञान के लिए प्रदान किए गए कौशल का उपयोग कैसे करेगा, शिक्षा की इस बात का निर्धारण हो सकता है। मानव मूल्यों पर आधारित शिक्षा ही मानव आचरण और मानवीय समाज के विकास की सुविधा प्रदान करती है। इस समय महात्मा गांधी जी का 150वां
वर्ष मनाया जा रहा है। और इसलिए स्वाभाविक है महात्मा गांधी जी के विचारों के बारे में भी लोगों को जानकारी प्रदान करना चाहिए। और महात्मा गांधी जी ने जो 7 बातें कही हैं, उन्होंने कहा 7 चीजें ऐसी जो महापाप है। वो 7 चीजें कौन सी ऐसी हैं? क्योंकि हमें अपने युवा छात्रों को, सभी लोगों को ये जानकारी होना बहुत आवश्यक है। और अगर जानकारी होगी तो उसके आधार पर व्यक्ति अपने जीवन का निर्माण करते हुए आगे बढ़ सकता है। गांधी जी ने 7 घनघोर पाप बताए। पहला बताया उन्होंने, काम के बिना धन, बिना काम के हुए जो धन अर्जित किया जाता है, इसको रिश्वतखोरी के माध्यम से कह सकते हैं और भी कह सकते हैं। दूसरा उन्होंने कहा, अंतरात्मा के बिना सुख। अंतरात्मा जब तक प्रसन्न नहीं होती है, अंतरात्मा में इस बात से जब तक काम लोगों के सामने नहीं प्रस्तुत होते हैं जिसके कारण व्यक्ति को संतुष्टि प्राप्त होती है, उसके बगैर सुख नहीं हो सकता। तीसरा उन्होंने कहा, मानवता के बिना विज्ञान। विज्ञान ऐसा हो जो मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण हो और मानवीय संवेदनाओं के आधार पर सकारात्मक तौर पर निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने में सक्षम हो। अगर ऐसा विज्ञान है तो सही माने में मानवीय रूप से बड़ा ही आगे बढ़ाने वाला ये विज्ञान माना जाएगा। चौथा उन्होंने कहा, चरित्र के बिना ज्ञान। अगर चरित्र नहीं है, नैतिकतापूर्ण व्यवहार नहीं है, आचरण नहीं है, तो ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। ज्ञान प्राप्त करने के लिए चारित्रिक दृढ़ता बहुत आवश्यक है। इसलिए उन्होंने कहा, चरित्र के बिना ज्ञान अगर है तो पाप है, घोरतम पाप है। पांचवा उन्होंने कहा, सिद्धांत के बिना राजनीति। अगर राजनीति में सिद्धांत नहीं है तो राजनीति शव के बराबर, राजनीति विकृत दिशा में जाएगी, राजनीति अराजकता फैलाएगी, राजनीति का रूप दंडता बढ़ेगी। ऐसी राजनीति नहीं चाहिए जिसमें सिद्धांत का अभाव हो। और छठा उन्होंने कहा, नैतिकता के बिना व्यापार। अगर व्यापार हम करते हैं उसमें नैतिकता नहीं है तो व्यावसायिक जो विश्वास होता है वो विश्वास का हनन होता है। और विश्वास का जब हनन होता है तो व्यापार नहीं, वो तो बिल्कुल एक दूसरे को मार काटने का एक प्रक्रिया बन के रहना होता है। और सातवां उन्होंने कहा, त्याग के बिना पूजा। बगैर त्याग के पूजा नहीं हो सकती, उसके लिए त्याग करना पड़ता है। महात्मा जी के इस 150वें वर्षगांठ के अवसर पर ये जो 7 चीजें उन्होंने गिनाई है, अगर इसको सही माने में अपने जीवन में आचरित करने की दृष्टि से, संस्कारों के माध्यम से उसको अगर विद्यार्थी और छात्र, चाहे तकनीकी हो चाहे किसी भी फैकल्टी में काम पढ़ने वाला छात्र हो, अगर उसको अपनाता है तो निश्चित रूप से समाज को एक सही दिशा प्रदान कर सकने में सक्षम बनता है। तो ये सारी चीजें मूल्य आधारित शिक्षा की आवश्यकता को शिक्षा के विभिन्न आयोगों, विशेषज्ञ समितियों ने प्रकाश डाला है। इसके जो ये सारी चीजें बताई गई हैं जो इसके अंतर्गत समाहित हो सकती हैं, उसको चलाया जा सकता है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपका विश्वविद्यालय इस दिशा में कार्यरत है ताकि ये सारी चीजें स्वाभाविक रूप से हमारा छात्र उसको आत्मसात कर सके। युवाओं को मानवीय आचरण के साथ सुखी और समृद्ध जीवन जीना सिखाना ये शिक्षा का उद्देश्य है। छात्रों को मूल्य शिक्षा से जोड़कर और कौशलबद्ध करके शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। छात्रों को समझ, प्रतिबद्धता, क्षमता और मानवीय आचरण के साथ रहने और समाज में मानवता का दिग्दर्शन कराना चाहिए। मूल्य शिक्षा में अपनी समझ को साझा करके ही सही समझ विकसित करें। तकनीकी शिक्षा को सीखकर सही कौशल का विकास करें। शिक्षा की अवधि के दौरान सही जीवन जीने का अभ्यास करें। मानव के साथ एक ऐसे रिश्ते में रहना जिससे आपसी खुशी बढ़े। जीवन की सभी सुख सुविधाओं के बावजूद दिन प्रतिदिन जीवन में तनाव, परिवार प्रणाली पर संकट, अपराध, आतंकवाद समाज में बढ़ रहे हैं। प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, असाध्य रोग जैसी समस्याएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। शिक्षा की वर्तमान स्थिति अब ऐसे स्तर पर पहुंच गई है जहां यह मानव के अस्तित्व के लिए ही खतरा बन गया है। इस धरती पर सभी मानव एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जीना चाहते हैं।
यह केवल 4 स्तरों यानी स्वयं, परिवार, समाज और प्रकृति के अस्तित्व में सद्भाव में रहकर प्राप्त किया जा सकता है, जिसके लिए यह सीखना अति आवश्यक है। सह अस्तित्व ही अस्तित्व है। एक छात्र अपने जीवन का औसतन 20-22 साल औपचारिक शिक्षा के लिए बिताता है। अगर मूल्य शिक्षा दुनिया के हर छात्र तक प्रभावी रूप से पहुंचती है तो मानव जीवन की जटिलताओं को आसानी से हल किया जा सकता है, खुशहाल और समृद्ध जीवन जिया जा सकता है। अपने भारत के संविधान में भी जो आम नागरिक के मूल कर्तव्यों को 51 क के अंतर्गत वर्णन किया गया है, मैं समझता हूं ये मूल कर्तव्य शिक्षा के अंतर्गत जो इस तरह से मानवीय मूल्यों को देने का प्रयास किया जाता है, संस्कार के माध्यम से सुदृढ़ किया जाता है, वो वर्णित किया गया है। और मैं चाहूंगा कि उन मूल कर्तव्यों को भी सही माने में लोग अपने जीवन में आचरित करने का प्रयास करें तो मैं कह सकता हूं मूल्याधारित शिक्षा को हमने सही रूप में एक व्यवहारिक दिशा प्रदान की है। और वो मूल कर्तव्य है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू। जो माता पिता या संरक्षक हो 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपालक को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। ये मूल्याधारित शिक्षा का परिणाम ये मूल कर्तव्य के अंतर्गत वर्णित है। और इतने नहीं, अगर संविधान की उद्देशिका आप देखेंगे तो संविधान की उद्देशिका भी, जो अभी ये विषय हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये विषय का एक मूल भाव है। और मूल भाव को मन के अंदर सजोकर उसको कैसे हम अपने व्यवहारिक रूप में आत्मसात कर सकें, ये प्रयास करना चाहिए। तो मूल भाव उसको मैं जरूर लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उस समय व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 को एकता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। 1949 में डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने इस संविधान सभा को आत्मार्पित किया था। ये इस नैतिक मूल्यों का आधार स्तंभ है। और अगर मैं कहूं कि आज के जो विषय है, ये विषय का ये मूल भाव आज संविधान की उद्देशिका और संविधान के अंतर्गत 51 का जो आम नागरिक का मूल कर्तव्य है उसके अंतर्गत विद्यमान है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सही तौर पर जो कार्यशाला इस संबंध में हो रही है, इस कार्यशाला के अंदर इन सारे बिंदुओं पर
गंभीरता पूरा विचार करते हुए जो मूल्य है, मूल्य को जीवन के अंदर आचरित कैसे किया जाए। ये केवल किताब पढ़ने से नहीं होगा, ये केवल उपदेश से नहीं होगा, ये संस्कारों से पैदा होगा। लगातार इस अनुभूति के आधार में चलेगा कि हर व्यक्ति अनुभव करे कि मुझे ये करना है, ये नहीं करेंगे तो उसके अन्यथा परिणाम हो सकते हैं। ये करना है, मुझे करना है। यह अगर शिक्षा के अंतर्गत हमने आम युवा के अंदर स्थापित कर दिया तो देश को, हमारे देश को कोई भी आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है और निश्चित रूप से हमारा देश इस सुदृढ़ समाज की स्थापना करते हुए पूरे विश्व में एक आदर्श स्वरूप खड़ा कर सकने में सक्षम होगा। आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया। आप सब लोगों को हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माननीय, मैं आपको बताना चाहूंगी, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय आपके बताई गई इसी मार्ग पे प्रशस्त है और वो अपनी पूरी ऊर्जा से कोशिश कर रहा है कि अपने तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मूल्य आधारित शिक्षा ही दे। मैं आपके इन तेजस्वी आशीर्वचनों के लिए हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ।